ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ईमान। इस्लाम में ईमान को अत्यंत मौलिक महत्व दिया गया है। कुरान में है, रसूल उस पर जो कुछ उसके रब की ओर से उसकी तरफ उतरा ईमान लाया और ईमान वाले भी। प्रत्येक अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूल पर ईमान लाया। उनका कहना है कि हम उसके रसूलों में से किसी को दूसरे रसूलों से अलग नहीं करते, और उनका कहना है कि हमने सुना और आज्ञाकारी हुए। हमारे रब, हम तेरी क्षमा के इच्छुक हैं और तेरी ओर लौटते हैं। वास्तव में इस्लाम और कुरान की मूल आत्मा ईमान ही है। हमारे कर्मों और प्रयासों के पीछे यदि कोई शाश्वत लक्ष्य और मधुर उद्देश्य न हो तो जीवन शुष्क होकर रह जाएगा। उसमें कोई गहराई नहीं पाई जा सकती। ईमान जीवन की शुष्कता को दूर करता और उसे मधुर बनाता है, लेकिन आवश्यकता है उस ईमान की जो जीवंत हो। पहले हमें देखना चाहिए कि हमें ईमान प्राप्त है या नहीं। ईमान जो हमारे चरित्र और हमारे कर्मों का आधार है, हमारे जीवन की शक्ति बना या नहीं। इस्लाम की शिक्षा है कि मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो ईश्वर पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी उतारी हुई किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए और परलोक पर भी उसका ईमान हो। फरिश्तों, ईश ग्रंथों, रसूलों और परलोक पर ईमान वास्तव में ईश्वर पर ईमान लाने की ही अपेक्षाएं हैं। ईश्वर ने ही तो हमारे मार्गदर्शन के लिए अपने पैगंबर भेजे और अपने किताबें उतारी। जब ईश्वर है और वो हमारा मार्गदर्शन भी करता है तो अवश्य ही वो हमारे प्रति उत्तर, हमारे विचारों, धारणाओं और कर्मों का हिसाब भी लेगा। यदि हम ईश्वर की निगाह में कामयाब हो गए तो वो सुखमय अमर जीवन हमें प्रदान करेगा, अन्यथा हम अपराधी ठहरेंगे और यातना ही हमारे हिस्से में आएगी। ईमान के वास्तव में 3 पहलू होते हैं। उनमें से पहला विश्वास और यकीन है। उदाहरणार्थ, ईश्वर पर ईमान लाने का पहला अर्थ ये है कि हमें विश्वास है कि उसका अस्तित्व है, वो एक है, उसी ने हमें और संपूर्ण संसार को पैदा किया, वही हमारा सब कुछ है। इसी प्रकार उसकी करुणा, न्यायप्रियता और गुण ग्राहकता आदि पर विश्वास हो। यदि ये विश्वास नहीं है तो फिर किसी ईमान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ईमान का दूसरा पहलू ईश्वर के किए हुए वादों पर हमें पूरा भरोसा करना है। इससे जीवन शक्ति और तेज पैदा होता है जो सत्य मार्ग पर हमें अग्रसर रखता है। ईश्वर से अच्छी आशा न रखने को कुफ्र और अधर्म कहा गया है। ईमान का तीसरा पहलू है आसक्ति और प्रेम। ईश्वर में विश्वास तो हो लेकिन उससे प्रेम न हो तो इसे ईमान नहीं कहेंगे। ईश्वर पर ईमान रखने का अर्थ होता है कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं, उससे हमें प्रेम भी है, उससे हमारा संबंध प्रेम और आसक्ति का भी है। गतिशीलता ही ईमान और जीवन का मुख्य लक्षण है। कभी साया है, कभी मुकद्दर मेरा, कभी साया है, कभी मुकद्दर मेरा, कभी साया है, कभी मेरा होता रहता बराबर होता रहता। होता रहता है यूं ही कर्ज
बराबर मेरा, कभी साया है कभी मुकद्दर मेरा। टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा। बावफा था तो मुझे पूछने वाले भी न थे, बावफा था तो मुझे पूछने वाले भी न थे, बेवफा हूँ तो हुआ नाम भी घर घर मेरा, बेवफा हूँ तो हुआ नाम भी घर घर मेरा, होता रहता तू ही कर बराबर मेरा। कितने हंसते हुए मौसम अभी आते, लेकिन कितने हंसते हुए मौसम भी आते, लेकिन एक ही धूप ने कुम्हला दिया मंजर मेरा, एक ही धूप ने कुम्हला दिया मंजर मेरा, कभी साया है
कभी साया है कभी साया है कभी धूप मुखत मेरा मुखत मेरा मुखत मेरा। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश शर्मा। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि उसने लद्दाख में भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया है। चीन के आरोप बेबुनियाद हैं और पेइचिंग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अनुसार भारत और चीन को राजनीतिक स्तर पर गहराई से मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा के मुद्दे को रिश्तों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मॉस्को रवाना होंगे। रास्ते में वो तेहरान में रुकेंगे और ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर जावेद जरीफ से भी चर्चा करेंगे। भारत में इन दिनों पोषक आहार माह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसमी खाद्य सामग्रियों को आहार में शामिल करने का आह्वान देशवासियों से किया है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के मामलों में कुछ कमी आई है। सोमवार को 75,809 मामले प्रकाश में आए थे। अभी तक 33,23,950 लोग कोविड-19 से भारत में मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 73,251 मरीज कोविड-19 के चंगुल से निकल पाए हैं और भारत में कोविड मुक्ति की दर फिलहाल 77.65% से ऊपर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 10,98,621 मरीजों की जांच कोविड-19 का पता लगाने के लिए की गई और अभी तक देश में 5,06,00,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हुए अपना पाकिस्तान दौरा फिलहाल टाल दिया है। हालांकि सरकारी तौर पर कोविड-19 महामारी का बहाना बनाया गया है। सऊदी अरब ने पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के जुर्म में 8 लोगों को सजा सुना दी है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय संघ के साथ समझौते के लिए अंतिम समय सीमा 15 अक्टूबर तय कर दी है। और इसके साथ ही हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे, सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा और जानते रहिए क्या घट रहा है देश और दुनिया में नया। नमस्कार। राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर
दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं, तो योगी यति उनमें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं, उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है। नारी बिलो कहीं हर्षिनिया, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरि, मूरति परमानूप। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भासा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। पुर अनुभवति न कहि सकसो, कवन प्रकार कहि कबि कोउ, एहि विधि रहा जाहि जस भाउ, तेहि तस देखेउ कौशल राहु। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोरी, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चौर। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, सरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के, चितवनी चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक धर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर निंद
चबिलो की अली अवली ल जाही पीत चौतनी सिरनी सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबु कलगीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा कुञ्जरमणि कण्ठाकलित उरनि तुलसिका माल वृषभकन्ध के हरिठवनि बलनिधि बाहु विशाल कटितु नीर पीत पट बांधे करसर धनुष वाम बर कांधे पीत यज्ञ उपवीत सुहाए नख सिख मंजु महाछवि छाए देखी लोग सब भय सुखारे एकटक लोचन चलत न तारे हर्षे जनकु देखी दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाई करि बिनती निज कथा सुनाई रंग अवनि सब मुनि दिखाई जहाँ जहाँ राही कुंवर बर दो तह तह चकित चितव सबको निज निज रुख राम ही सब देखा कौन जान कछु मरम बिसेखा भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ राजा मुदित माँ सुख लहेऊ सामयिक वार्ता विषय ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक आलेख सामाजिक विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एस नारायण रॉय का है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। महामारी के इस समय में वैश्विक सम्मेलनों और उच्च स्तरीय बहुपक्षीय बैठकों को बहुत सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जब प्रमुख निर्णायक एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं तब अपना पक्ष रखना, साथ मिलकर काम करना और प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अपना फैसला लेना आसान हो जाता है। लेकिन जब ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से वार्ता की जाती है तब डिजिटल दुनिया की कई चुनौतियां सामने आती हैं। जरूरी कूटनीतिक कॉफी बैठक, टैक्सी यात्रा और देर रात वाले भोज न होने के साथ ही नई सामरिक नीतियों या कुछ विशेष परिस्थितियों को अपनाना बहुत ही नई व्यवस्था है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक और सम्मेलन नया नियम बन रहे हैं, लेकिन फिर भी रूस इस साल ब्रिक्स और SCO सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। पिछले सप्ताह ये दोनों बैठकें की गईं। SCO या शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक मॉस्को में हुई और ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। ब्रिक्स सम्मेलन पहले जुलाई में होना था, लेकिन बाद में
कोरोना विषाणु फैलने की वजह से इसे अक्टूबर में आयोजित करना तय किया गया था। मॉस्को विदेश मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की द्विपक्षीय बैठकों को लेकर उत्साहित रहा है। भारत ने भी इसका समर्थन किया क्योंकि 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ही संभालने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के संदर्भ में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक परिस्थिति की समीक्षा और 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। अपने जबरदस्त हस्तक्षेप में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत पर बल दिया ताकि ये आधुनिक वैश्विक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के विस्तार की भी मांग की। भारत बहुपक्षवाद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अन्य इकाइयों में सुधार का कड़ा पक्षधर भी है। भारत ने अपनी सरकारों के प्रयासों, शांति सेनाओं, भारतीय विद्वानों के प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवकों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में असाधारण योगदान किया है। विकासशील दुनिया की ओर से भारत कार्यसूची तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र की मदद करने वाला एक मुखर स्वर रहा है, लेकिन फिर भी सुरक्षा परिषद सुधारों में टालमटोल करना और यथास्थिति बनाए रखना जारी रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निश्चित देश बहुपक्षीय राजनय को कमजोर कर रहे हैं। भारत मानता है कि कुछ देशों के स्वार्थ की वजह से शीघ्र सुधार किए जाने की जरूरत से समझौता किया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने समझाया कि भारत द्वारा आरंभ किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान परस्पर वैश्विक आर्थिक सक्रियता को लाभ पहुंचाने वाला एक शानदार अभियान है, क्योंकि इससे तीव्र वृद्धि और विकास होगा। विदेश मंत्री ने आतंकवाद की पीड़ा का भी उल्लेख किया और इसे खत्म करने के लिए ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने ब्रिक्स आतंकरोध नीति निष्कर्ष पर संतुष्टि भी व्यक्त की। बैठक में हर प्रकार की आतंकी गतिविधि की कड़ी निंदा की गई। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने नए संक्रामक रोगों से बचने के उपायों पर भी विस्तृत चर्चा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका को मान्यता देते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य सेवा में ब्रिक्स देशों के सकारात्मक योगदान को बढ़ाने पर जोर दिया। इतना ही नहीं, बैठक में कोविड-19 महामारी के बुरे प्रभावों का सामना करने के लिए मजबूत सहयोग की जरूरत को रेखांकित किया गया, ताकि सामाजिक, आर्थिक और विकासीय अधिकारों का आनंद उठाया जा सके। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में 150 से ज्यादा देशों की मदद की है। कुल मिलाकर ब्रिक्स बदलाव का सामना कर रहा है। लगातार ऐसा माना जा रहा है कि अगर चीन अपना आक्रामक रवैया जारी रखता है और विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स तथा अन्य वैश्विक संस्थानों को निराधार बनाता है, तो भारत को धीरे धीरे इन समूहों से अलग हो जाना चाहिए। अपने इरादों को बलपूर्वक पूरा करने की चीन की नीति ने पहले ही भारत को चीन के साथ अपनी सहायक सक्रियता में कमी लाने को मजबूर किया है। कुछ पक्षों ने ये भी माना है कि ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की बजाय भारत को क्वाड प्लस रणनीति अपनानी चाहिए, जिसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर को शामिल करना चाहिए। अगर चीन खुद ही नए नियम बनाता रहेगा तो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ये परेशानी वाली स्थिति में आ जाएगा और साथ ही ब्रिक्स के भविष्य पर भी इससे सवालिया निशान लगेंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा est@radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।